मेरी फूफो का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उससे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। शौहर मुल्क से बाहर होते थे। शौहर से बात की तो वो भी मान गए। मेरी फूफो का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता। एक रात उसने मुझे मेरी फूफो का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी फूफो का बेटा कहता कि आप आराम कर लें। रात को वो मुझे दूध के साथ दवाई खिलाकर चला जाता। जब सुबह होती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम हामला हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं हैरानी से डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुका था कि मेरे सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज का इलाज करवा रही हैं। अब आपको खुदा ने खुशखबरी सुनाई है। आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शौहर की नौकरी बाहर के मुल्क में हो गई थी। वो साल में बस कुछ महीनों के लिए ही पाकिस्तान आते थे। उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं कि मेरा दिल बच्चे में लग जाए, लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ ना कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती वसीम मेरा सगा भाई था, मेरी सगी छोटी फूफो का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझती रही थी कि सामने से अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वही रुक गए थे। मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को लाश की तरह घसीट कर लेकर आई थी। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने दरवाजे की बेल बजाई। वसीम ने ही दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा कि आपकी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूं। वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे छोटी फूफो का बेटा जो के पढ़ने के लिए यहाँ मुल्तान आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास ही रह रहा था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई इतराज नहीं था। वो वसीम के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं रहेगी। आप कहाँ खो गई हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वसीम की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं वसीम से ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। वसीम मेरा सगा कजन था, मेरी फूफो का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी फूफो की शादी हुई थी तो मैं 4 साल की थी। मेरी फूफो का ससुराल काफी दूर था और वो गांव था जहाँ दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी फूफो ने कहा कि आप वसीम को अपने पास रख लो, वो यहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। और वसीम मेरा भाई जैसा था तो मैं इस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से वसीम मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं बैठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तो क्या वसीम मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगी। मेरी आंखों में आंसू का गोला था जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं इसकी बहन हूँ, यानी कि इसकी अम्मी की भतीजी, मतलब कि मैं इसकी बहन ही हुई। तो मेरा इससे खास रिश्ता है, मेरा इससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बारे में सोच सकता है? कैसे इसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी, जिसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। जो मैं सह रही थी, एक तरफ से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। जब वो फूफो के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही उसका ज्यादा वक्त गुजरता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और वो फूफो की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे उम्र के नाम से ही बहुत चिढ़ाया करता था। कहता था कि आप इतनी खूबसूरत सी हैं और वो आपके शौहर लंबे चौड़े जवान हैं, ऊपर से बड़े गुस्से वाले बाजी जीजू आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ ऐसा स्मार्ट सा लड़का ही अच्छा लगेगा। हर वक्त मुझे उम्र के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता रहता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो
वो यहाँ आया था तो मुझसे ज्यादा देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता रहता था। अभी यही करता है, मुझसे कहता है कि बाजी मुझे लगता है कि जीजू ने परदेश में किसी अंग्रेज से शादी कर ली है, तभी तो वो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो वो हंसने लगता उसे देखकर। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन सोचों में डूबी थी, तभी वसीम मेरे कमरे का दरवाजा बचाकर अंदर आ गया। अब भी इसके हाथ में दूध का गिलास और दवाई थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे साथ बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठती ही मैं डर के पीछे हट गई, जैसे न जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, और जो कुछ भी मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी होता तो उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त वसीम के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। वसीम ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने उसके हाथ से लेकर उसे साइड पर रख दिया। मैंने सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपनी पढ़ाई के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएंगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे से वो घबरा सा गया। कुछ हैरान भी था कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे वो बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा दिल चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि इससे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना ये मुकर जाएगा। फिर मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करो, और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ। मुझे दोबारा से वो दूध पीने को कहकर वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवाई खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुली थी, और दवाई दराज में रख ली, और फिर मैं लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब वसीम मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था। उसका इंतजार कर करके मैं तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं वो क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो सहन खाली था। सामने वाला कमरा वसीम का था। मैंने आहिस्ता से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मुझे वो वक्त याद आया जब मुझे पहली बार मेरी फूफो का फोन आया था। कहने लगी कि वसीम मुल्तान में पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत दे दूं। वहाँ कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा वसीम सीधा सादा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे इसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयां होती हैं, इसलिए अगर तुम इसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। उस वक्त तो मैंने बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि वसीम मेरा भाई ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है कि वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था, और भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरह उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं इसे सिगरेट पीते देख रही थी। मेरी फूफो दिल की मरीज है। अगर वो सच जान जाती कि वसीम ने मेरे साथ क्या किया है, सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि वसीम को सुबह ही कह दूंगी वो अपने रहने का इंतजाम कहीं कर ले, मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़े जोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा वसीम मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया था। वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना होने की वजह से वो उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ, फिर नरम आवाज में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज दे रहा था, लेकिन जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो, इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। प्लीज दरवाजा लॉक ना किया करें। मुझे इसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा, और अपने कमरे से बाहर निकल आई। अपने लिए नाश्ता बनाया और
नाश्ता करके अपनी पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की ही लड़की रहती थी। वो शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे शौहर मुल्क से बाहर जाते वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी इससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बहुत अच्छी थी। इसके शौहर भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे जरूर पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बोल देना, बिना किसी तकल्लुफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से वसीम आया था मैं हर काम वसीम से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपनी पड़ोस वाली नीलम से ही काम था। मुझे अपना काम करवाना था। मेरे शौहर 3 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस बच्चे को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि नीलम से कहूँ या ना कहूँ। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी ना किसी औरत की तो जरूरत थी। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर फूफो को सच बताती तो वो सह ना सकती। अगर शौहर से कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी बीवी ना मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार हो चुकी थी कि मैं ही जानती थी। मैंने नीलम से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसको जाया करवाना है, इसलिए तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा ये काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैंने रात को घर आते ही वसीम से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में ही वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया था। आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे वसीम की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खिल रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वसीम जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोई थी। कुछ ही देर में मैं सो गई थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं इस इंसान को देख भी नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चलाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा वो इंसान उठकर बैठ गया। उससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तरीका सोचती, उस इंसान ने साइड पे रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शौहर था। वो कब घर आ गए थे पता ही ना चला। बिना कुछ बताए वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो वसीम ने दरवाजा खोला था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई घर था जो तुम दरवाजा लॉक करके सोई थी? उम्र की बात का मैं क्या जवाब देती। ज्यादा दिल बरास्ता हो गई थी, इसलिए अपने शौहर के गले लगकर मैं बहुत रोने लगी। वो तो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं इनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं इन्हें अचानक सामने पाकर मैं रोने लगी। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या गुजरी है। वो मुझे तसल्ली देने लगी। सुबह जब मैं उठी तो उमर भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास DNC करवाने जाना था, लेकिन उमर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि उमर से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशानी से बाहर लॉन में बैठी थी, तभी वसीम किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि इस कदर ढीठ हो और ड्रामेबाज इंसान हो तुम, ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ बाजी कहते और दूसरी तरफ मैं ये सब सह कर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म किए मुंह में जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वैसा ढीठ था कि अभी भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा कि बाजी आप क्या कह रही हो? मुझे आपकी बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हो? वसीम की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। उमर अभी भी सो रहे थे। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। वसीम अब मेज के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा इसको देखो और पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर उमर के उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उमर को इस बात का पता चले। उसने वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी सी छा गई। उससे पहले कि वो कुछ बोलता उमर भी वहां आ गए थे। पता नहीं कैसे हो, लेकिन वो सीधा वसीम के पास गए और उसके हाथ से वो रिपोर्ट्स लेकर पढ़ने लगे। इन्हें देखकर तो
मेरी जान मेरे जिस्म से जुदा हो गई थी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, उमर तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी। उमर बड़ी सादगी से मुझे देख रहे थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वसीम भी वहीं खड़ा था। मैं उमर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है उमर। वसीम मुझे नींद की दवाई देता था, मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ते हुए उमर से माफी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनाहगार हो, ना ही वसीम ने ऐसा कुछ किया है। इसके किरदार पर शक मत करो, बस एक गलत रिपोर्ट की अदल बदल है। ये सब गलत फहमी है। वसीम की तरफ जब मेरी नजर पड़ी तो वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा कि आपने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने अपनी बहन और आप में कभी भी कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, तो आप मेरी बहन की जगह है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते हुए देखा था। वो कहने लगा कि मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर अपने कमरे में बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर ये बातें कर रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भाई के खिलाफ ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।